Hello everyone, welcome back to Civil Success Point. So let's start your journey with for success with us, है ना। तो हमारा टॉपिक है आरसीसी। हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस फिनिश कर लिया है अलॉन्ग विथ पीवाईक्यू। बहुत जल्द इसका आपको मैराथन सेशन मिलेगा, ठीक है, जो 2-3 घंटे का होगा। चलिए तो ये देखो, सॉरी, ये देखो, ये है आपका कोर्स आरसीसी का। इसका वेटेज जो आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका वेटेज है, प्रीलिम्स में 100 मार्क्स टेक्निकल होते हैं और 300 मार्क्स टेक्निकल होते हैं मेंस में। तो आउट ऑफ 400 अराउंड 50 to 60 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके। तो ये मोर देन 10% हो जाता है, ठीक है, मोर देन 10%। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट से आपका मोर देन 10% कवर हो रहा है। और ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी में आता है, कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, ठीक है। मेनली ये दोनों टॉपिक कंसेप्चुअल है। ये अगर तुम सीख गए तो फिर ये बहुत बच्चों वाली बात है। फिर सिर्फ कोडल प्रोविजन है, रटना है। देखो, हर सब्जेक्ट का एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। उस लैंग्वेज को अगर तुम पकड़ कर ले गए, वो लैंग्वेज समझ गए अगर तुम, तो बहुत आसान हो जाएगा फिर वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को पढ़ें, और जो मेमोराइज करने की बात होती है जिससे एग्जाम निकलेगा, क्योंकि यार तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए चाहे नहीं आए, ABCD टिक करना है। अगर तुमने सारे टिक सही लगा दिए तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। तो मेनली तो बात यही है कि आपको सेलेक्ट होना है, आपको टिक लगाना है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट से लगाओ, रट के लगाओ, कैसे लगाओ, उससे कोई इट डजेंट मैटर। बट क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बताऊँ और वो चीज़ें भी बताऊँ जो तुम्हें याद करनी है। तो देखो, हम किस वे में प्रोसीड करेंगे इस टॉपिक में। हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ओके। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये टॉपिक में मान लो कुछ आया पढ़ने को, ये पढ़ लिया हमने, ओके। फिर सेकंड टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, तो ये देखो, ये हैं आपके क्वेश्चंस जो कंपाइल कर दिए गए हैं आपके लिए ऑलरेडी। तो मानो कि ये टॉपिक हमने पढ़ा, तो इसके क्वेश्चन कहाँ के, गेट के, ईएससी के, एसएससी जेई के, या किसी एई एग्जाम के, ठीक है। वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि तुम जो अलग से वाईसीटी की बुक लगाते हो या गुप्ता एंड गुप्ता लगाते हो, या तुम कहीं अलग से पीवाईक्यू कुछ बुक्स लगाते हो और भतेरे तरीके की चीज़ करते रहते हो, टाइम पास होता है बस, वो नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा ये कोर्स के साथ में ये कवर होगा। जैसे देखो, जब अभी स्टार्ट होगा तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, फिर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक बात आएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड गेट में, ईएसी फिर से, फिर यूपीपीएससी, फिर गेट, फिर एसएससी जेई, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको दे दिया गया, ठीक है। तो ये आपको कराया जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे गया कराया गया, नेक्स्ट टॉपिक गया कराया गया, नेक्स्ट पे गया कराया गया। जब ये ओवर हो गया तो ये टॉपिक आपका ओवर हुआ, ठीक है। देखो, आपको दिखा दूं किस तरीके से चलेगा। यहाँ से पढ़ना शुरू किया, ये आपका कंटेंट है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखो यहाँ लिखा है क्वेश्चन 1 to 6, ये आपका क्वेश्चन का सेट है 1 to 6 कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ओके। इस वे में हम आगे बढ़ेंगे और ये पीडीएफ आपको एज इट इज टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाओ, इसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके बिल्कुल रिवीजन करो जितना करना है। वीडियो लेक्चर तो पढ़ा ही रहेगा, ठीक है। और एक इनिशिएटिव मैंने लिया है कि मैं ये जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये मैं शॉर्ट्स के थ्रू, हर शॉर्ट्स में 5 क्वेश्चन, क्योंकि 3 मिनट से ज़्यादा का शॉर्ट्स बना नहीं सकते हैं, तो 1 से 5, या मान लो किसी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताना है तो 1 या 2 क्वेश्चन हो पाए। तो अभी तक मैंने 13 नंबर क्वेश्चन तक तो शॉर्ट्स बना दिया। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको पूरा ही शॉर्ट्स के माध्यम से ये आपका पूरा करवा दूं क्वेश्चन, प्लस पीवाईक्यू सीरीज भी इसी शॉर्ट्स में करा दूं। तो बैठे बैठे स्क्रॉल जो करते रहते हो, जो इधर की उधर चीज़ें देखते रहते हो, है ना, वो नहीं देख के आप आओगे कहाँ, ये करना, ठीक है। हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करना है हमें और सिलेक्शन लेना है, राइट। तो क्या शुरू करें, रेडी हो? अगर रेडी हो तो कमेंट कर दो रेडी, ओके। ऑल्दो लाइव नहीं है क्लास, बट बाद में देख के अच्छा लगता है कि हाँ चलो इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग, है ना। और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि उससे
मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे करने का, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है यार इसको ये करने में। ऐसे ऐसे लेके अगर पढ़ाना शुरू कर दूँ ना, जैसे देखो ये बहुत आसान है करना, कि अगर मान लो ब्लैंक स्लाइड लिया और इसमें शुरू हो गया कि आइए आरसीसी पढ़ते हैं। आरसीसी, आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है? आरसीसी का फुल फॉर्म है री इन्फोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। इसमें दो बातें आई, क्या क्या आई? रीइंफोर्स्ड और सीमेंट कंक्रीट, ये दोनों को मिलाकर हम आरसीसी बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, मान लीजिए ऐसा किया, ये हो गया आपका कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। और ये है आपका रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट। अब ये दोनों क्या होता है? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ जो बिल्कुल ही नया है, जिसे नहीं पता कुछ भी, तो वो ये देखेगा। हाँ, एक चीज़ और, कि जो आरआरबी जेई के लिए पढ़ रहे हो, वो उसके लिए भी यार सेम यही कोर्स है। ये छलावे में मत पढ़ना यूट्यूब पे आकर या कहीं भी, कि आरआरबी के लिए अलग कोर्स खरीद लिया, एसएससी के लिए अलग कोर्स खरीद लिया, अपने स्टेट के लिए अलग कोर्स खरीद लिया। ये सब काम करना ही नहीं है। आपको सिलेबस निकालना है अपना, जो टॉपिक उसमें लिखा है वो टॉपिक आपको कहीं से भी बस एक बार पढ़ लेना है, फिर उसी को बार बार याद करना है, और आपके जो एग्ज़ाम है उसका पीवाईक्यू बनाना है। इतना ही आपको करना है, इसके अलावा तुम ज़्यादा चीज़ें कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो अपना दिमाग नयन चक्षु खोल कर रखें और अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते रहें। तो चलिए इधर आइए, कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट। कंक्रीट क्या होता है वो देखेंगे। तो क्या ऐसे लिख लिख के बताऊं कि कंक्रीट जो है वो आपका टेंशन में स्ट्रांग नहीं है, कंप्रेशन में स्ट्रांग है? ओके, अगर इस तरीके से बताना है तब तो ये आसान है फिर मेरे लिए, कि बस ब्लैंक स्लाइड लिया, लिख लिख के बताया। पर इसमें समय ज़्यादा लगेगा, है ना। लिखूंगा, फिर तुम 2-2 घंटे का लेक्चर देखोगे, फिर तुम क्वेश्चन करोगे, कहाँ से इतना समय होगा, है ना। तो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे? हम ज़रूरत वाली चीज़ें लिखेंगे फटाफट, और आपके लिए ये ब्यूटीफुल कंटेंट ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जो कि सेल्फ सफिशिएंट है आपके गेट एग्ज़ाम तक। इससे ज़्यादा वहाँ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे मैं 100% नहीं कहूँगा, बट 80 to 90% कवर है ये, ठीक है। एक ओके, स्टार्ट करें। देखिए, आरसीसी स्टैंड्स फॉर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है ये कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। देखो, इधर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखो। जैसे मान लो कि तुमसे बोला गया कि यार तुम घर बना दो, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है बना देते हैं। यहाँ फाउंडेशन बनाया, कॉलम खड़ा किया, इस पे बीम लगाया, स्लैब बना दिया, एक फ्लोर और बना दिया, 2 फ्लोर बना दिया, ठीक है, घर बन गया। ओके, अब क्या होगा, ये घर हमने बनाया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये चिंटू पिंटू कोई रहेगा। ओके, ये चिंटू पिंटू कुछ टीवी वगैरह देखेगा, कुछ सोफा वगैरह लगाएगा, ये है ना, थोड़ा ऐश मौज करना है चिंटू को। तो ये चिंटू जब ये सब चीज़ करेगा, तो चिंटू का खुद का वेट प्लस इसका जितने भी एसेसरीज हैं जो इसको ये यूज़ करेगा घर में, इस सब का कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है। तो वो वेट, अगर ये स्लैब ना होता तो गिर जाता ना यार नीचे, तो वो वेट को रेजिस्ट करना ही तो है ना, मतलब लोड को रेजिस्ट करना काम है इस स्ट्रक्चर का। ठीक बात है, ठीक है। इधर दीवार बनेगा, दीवार तो अंदर में हवा नहीं आए, प्रोटेक्टेड रहे इन्वायरमेंट से, यही सब तो काम है ना घर का स्ट्रक्चर का, और क्या काम है ना। तो इन सब के वजह से कुछ लोड आना है, लोड, और इस लोड को रेजिस्ट कराना है ना, लोड को रेजिस्ट कराना है। रेजिस्ट कराने के लिए आपने स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, अब देखो, जब आपके इस स्ट्रक्चर पे लोड पड़ेगा तो स्लैब का क्या होगा, ऐसे और ऐसे हो जाने का टेंडेंसी रहेगा स्लैब का, है ना। एक चादर को लो और उसके बीच में लोड लगाओ, इसके बीच में ये चादर ऐसे हो जाएगा, हो जाता है ना। तो क्या हुआ, ये बेंड हो रहा है। वैसे ही अगर बीम पे ये जो लोड आया था ना, ये लोड ट्रांसफर होगा स्लैब के थ्रू बीम पे, बीम के थ्रू कॉलम में, कॉलम के थ्रू फुटिंग में, फुटिंग के थ्रू किसमें, ग्राउंड में, ठीक है।
तो हमारा बीम जो है, ये बीम जो है, इस पे मान लो ऐसे लोड लगाए गए, तो ऑब्वियसली ये ऐसा होने का टेंडेंसी रहेगा ना, इसको बेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर यही बीम ऐसे ना हो के, अब देखो इसमें क्या है, क्या बीम का ये एक्सिस है, एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर लोड आ रहा है ना। हाँ, तो बीम को डिफाइन किया गया कि वैसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पे लोड जो है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन से आता है। ठीक है, लोड ट्रांसफर डायरेक्शन से आता है। ओके, चलिए, अगर यही बीम को हम ऐसे रख देते सीधा करके, तो ये कॉलम हो जाता। अब इसमें लोड देखो कहाँ आ रहा है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है ना, तो ये तुम्हारा कॉलम हो गया। तो बेसिकली मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोड आएगा ना, वो लोड को ट्रांसफर कराना है जमीन में थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स। ओके, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, ये देखिए, बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, रिटेनिंग वॉल, स्टेयरकेस, वाटर टैंक, ये सब मेंबर्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स या मेंबर्स हैं, ये किसी भी चीज़ के बनाए जा सकते हैं। यार तुम प्लास्टिक का बना दो, यार तुम बाम्बू का बना दो, यार तुम कंक्रीट का बना दो, यार तुम कंक्रीट प्लस स्टील डाल दो, रीइंफोर्समेंट डाल दो, उसका बना दो, तुम सिर्फ और सिर्फ स्टील का बना दो, है ना। स्टील का फैब्रिकेशन जो है वो फटाफट हो जाता है। तो तुम देखोगे कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वगैरह जो होता है वो फटाफट स्टील का बनाया जाता है ना। तो या तो तुम उसका बना लो, तुम किसी भी तरीके से, तुम्हें बस ये मेंबर्स बनाने हैं, ये स्ट्रक्चर बना के लोड रेजिस्ट करवाना है, यही तो तुम्हारा पर्पस है ना। तो अगर तुम स्टील का सिर्फ बना रहे हो, तो तुम्हें स्टील स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट है हमारा, है ना। अगर तुम कंक्रीट प्लस रीइंफोर्समेंट उसमें डाल के बना रहे हो, तो तुम्हें इसके आरसीसी का जानकारी होना चाहिए डिजाइन करने के लिए, है ना। तो यही हमारा सब्जेक्ट है। तो देखो, जब हमारा सब्जेक्ट ही है आरसीसी में कंक्रीट प्लस रीइंफोर्समेंट मतलब स्टील, तो हमें कंक्रीट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, स्टील के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सही बात है, ठीक बात है। और इस सब्जेक्ट के अंदर में काम क्या है कि जो लोड आएगा उसको हम रेजिस्ट कराएंगे, है ना। तो रेजिस्ट कराने के लिए मेंबर्स लगाएंगे ना, मेंबर्स, स्ट्रक्चरल मेंबर्स। और ये मेंबर का कुछ स्ट्रेंथ होगा जो रेजिस्ट करेगा इस लोड को। तो हमें लोड का भी पूरा जानकारी होना चाहिए, और हमें मेंबर का जो स्ट्रेंथ है उसका भी जानकारी होना चाहिए। तो यार मेंबर का स्ट्रेंथ तुम खुद सोचो किस पर डिपेंड करता है, कि वो कौन से मटेरियल का बना है और उसका शेप क्या है ना, उसका शेप क्या है। शेप की बात, जैसे कभी तुमने बीम ऐसा देखा है क्या, ऐसा गोल बीम देखा है, नहीं देखा होगा, है ना। तो हम बीम को हमेशा ऐसा ही क्यों बनाते हैं, इसके लिए आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक PYQ है जिसमें कंपैरिजन करवाया गया है कि अगर हम बीम को ऐसा बना दें तो उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ कितना होगा इन कंपैरिजन टू अगर हम ऐसे कराते हैं, ऐसा बनाते हैं, रेक्टेंगुलर बनाते हैं, दोनों में मटेरियल सेम लगा रहे हैं, सेम दोनों का वॉल्यूम है, सब कुछ सेम है, तब दोनों में स्ट्रेंथ का क्या डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो ये जो शेप पे डिपेंडेंसी है ना स्ट्रेंथ की, ये हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर। हमें अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मटेरियल से लेना देना है, ठीक है। मटेरियल जो स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है। तो मटेरियल क्या क्या है हमारा, कंक्रीट है और स्टील है। तो क्या शुरू करें कंक्रीट और स्टील को समझना। वेरी गुड। जब ये समझ लेंगे फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मटेरियल समझ लेते हैं पहले, मटेरियल, उसके बाद हम लोडिंग को समझ लेंगे। ओके, ये दोनों जब समझ लेंगे तो इसमें कंक्रीट प्लस रीइंफोर्समेंट दोनों समझ लेंगे। ये दोनों है हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिक, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ कर लेंगे, डन ऐसे। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट, देखो बोर मत होना, ये नहीं सोचना कि क्लास शुरू नहीं हुआ है बस कहानी बता रहे हैं, ये कहानी नहीं है। ये अगर समझ जाओगे ना तो फटाफट आगे तुम धड़ल्ले से चलेगा, ठीक है ना। देखो, कंक्रीट प्लस रीइंफोर्समेंट जब ये दोनों तुम सीख जाओगे तो क्या होगा कि अब दोनों को मिला के यूज करने के लिए तुम्हें कुछ डिजाइन फिलॉसफी समझना होगा, ठीक है। दोनों को जब तुम अलग अलग समझ लिए, अब दोनों को मिलाओ और मिला के तुमको सेक्शन बनाना होगा कि देखो ये पूरा कंक्रीट है लेकिन यहाँ पे स्टील लगा दिए,
ठीक है। तो अब देखो कंक्रीट प्लस स्टील हो गया ना दोनों। अब ये इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा जब ये आपस में इंटरेक्ट करता है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, कैसा होगा, ये समझने के लिए हमारे पास डिजाइन फिलॉसफीज हैं जो है WSM और LSM। ठीक है। ये दोनों जब आप सीख जाओगे कि WSM और LSM के अकॉर्डिंग अगर हम डिजाइन करते हैं तो हमें किस तरीके का बिहेवियर मानना पड़ेगा इन दोनों मटेरियल का आपस में। ठीक है। जब ये आप सीख जाओगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब, क्योंकि तुम तो सीख गए दोनों को वो करना, अब तुम बनाओ ना भैया, बीम बनाओ, तुम कॉलम बनाओ, तुम फुटिंग बनाओ, स्लैब बनाओ, सब कुछ बनाओ। ठीक है। इससे पहले लेकिन एक चीज और देखोगे कि जो अभी हमने आपको बताया ना, लोड और इसको रेजिस्ट करने के लिए मेंबर, है ना। तो ये लोड का नेचर क्या क्या होता है, देखो कोई भी अगर आपका ये स्ट्रक्चर है इस पे लोड आया तो ये लोड जो रेजिस्ट होगा ना, वो या तो बेंडिंग में रेजिस्ट हो जाएगा, और बेंडिंग में भी जो होता है इस तरीके से आपका बनता है तो ऊपर में कंप्रेशन नीचे में टेंशन आता है। जिसको नहीं पता है परेशान नहीं होना, ये अभी पूरा डिटेल में आगे बताया जाएगा, ये बस ओवरव्यू है। ठीक है। बेंडिंग में भी कंप्रेशन और टेंशन आता है, तो लोड के आने का जो तरीका है वो कंप्रेशन है, टेंशन है, शियर है, टॉर्जन, ट्विस्टिंग, ये सब आता है। ठीक है। टॉर्जन हमें ये नहीं देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारा सिलेबस में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। कंप्रेशन, टेंशन और क्या लिखा था ये मैंने, कंप्रेशन, टेंशन और शियर। ठीक है। और जो सीमेंट, कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट आपस में जब मिलाया गया तो दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड बनेगा, तो ये एक चैप्टर है बॉन्ड और एक चैप्टर है शियर। और कंप्रेशन और टेंशन के लिए तो हम पूरा बीम के अंदर में देखेंगे ही। तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है ना। ये मकान खड़ा करना है हमें, ये घर, तो हमें पता करना है कि हम किस चीज का बनाएं। किस चीज का बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि कितना लोड इस पे आ रहा है, कितना लोडिंग आना है। इस लोडिंग को रेजिस्ट कराने के लिए हमें मटेरियल ढूंढना पड़ेगा। मटेरियल RCC हम चूज किए हैं ये सब्जेक्ट में। ठीक है। RCC चूज किया, अब मेंबर्स बनाएंगे। ठीक है। यही हमारा सब्जेक्ट है। डन। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलो आ जाओ। देखो यहां से शुरू कर रहे हैं बेसिक से। ओके चलिए, फर्स्ट टॉपिक, RCC क्या है, व्हाट इज RCC। तो RCC जो है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है। देखिए RCC का फुल फॉर्म है री इन्फोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। ओके चलिए, रीडिंग लगाऊं क्या, कोई रीडिंग तुम लगा लेना खुद से। ठीक है। मैं तुम्हें समझाते चला जाता हूँ। देखो कंक्रीट जो है और स्टील, कंक्रीट अपने आप में वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, मतलब इस तरीके की लोडिंग इस पे लगेगी ना तो ये मजबूत है। लेकिन अगर यहाँ पे रस्सी बांध लो या फिर इसमें लटका दो कोई लोड, ठीक है, इसको बांधो ऊपर ऐसे, तो इस पर टेंशन आ गया ना, देखो नीचे की तरफ खींच गया ये, तो इसमें यहाँ से क्रैक कर जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है। तो वेरी वीक इंटेंशन है। अब तुम समझो कि ये जो बेंडिंग हो रहा था हमारा बीम के अंदर, बेंडिंग जो हो रहा था, ऐसा बेंडिंग हो रहा था, तो तुम समझना कि जब तुम इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो तो इसकी टेंडेंसी है ना ऐसे छोटा हो जाने की, है ना, ऐसे हो जाने की टेंडेंसी है इसकी, छोटा। ठीक है। तो देखो ऊपर वाले फाइबर को देखो, क्या छोटा हो गया, ये फाइबर लंबा था ना, छोटा हो गया ना, इधर सिकुड़ गया ये, तो ऊपर में कंप्रेशन आया हुआ है और नीचे में टेंशन आया, देखो खिंच गया है नीचे वाला, है ना, नीचे टेंशन आया हुआ है। तो यार अगर तुम पूरा इस बीम को कंक्रीट का बना देते तो टेंशन में तो वीक है ना कंक्रीट, तो आपका नीचे में ऐसे ऐसे क्रैक आ जाता। जैसे देखो इसमें मैंने बताया कि अगर टेंशन लग गया इस पे तो ये ऐसे क्रैक आ जाएगा ना, जिस डायरेक्शन में ये है उसके ऐसे ऐसे क्रैक आ जाएगा। ठीक, तो इधर की तरफ टेंशन है तो ऐसे 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 क्रैक आ जाएगा क्रैक। तो क्रैक तो नहीं आना चाहिए यार, हमारा तो टूट जाएगा, नहीं तो ये बीम तो गिर जाएगा, हम तो चिंटू तो मर जाएगा। चिंटू को बचाना है हमें, है ना। और चिंटू को बचाते हैं, क्या करेंगे कि नीचे में एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे जो कि बहुत स्ट्रांग है टेंशन में, उसी को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। और हमने वो कौन सा मटेरियल चूज किया, हमने स्टील को चूज किया। क्यों किया स्टील को चूज, सवाल नंबर 1, इंटरव्यू का सवाल है ये।
या आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है इसके ऊपर। हमने क्यों चूज किया स्टील को? तो यार देखो, स्टील को इसलिए चूज किया ना कि इसका ये चलो आगे ये आएगा, अभी के लिए इतना पे रखो कि आरसीसी क्या है। हमारा टॉपिक ये है ना कि आरसीसी क्या है। तो आरसीसी है सीमेंट प्लस रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट प्लस सीमेंट। सीमेंट जो है टेंशन में खराब है, कंप्रेशन में अच्छा है। रीइंफोर्समेंट टेंशन में भी अच्छा है, कंप्रेशन में भी अच्छा है। इन दोनों को मिला के आरसीसी बनाए हैं। ठीक है, हम ये क्यों प्रोवाइड किए हैं ये क्वेश्चन अभी रहने दो, इसका 3 पॉइंट है वो मैं बताऊंगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर अल्फा मतलब थर्मल कोफिशिएंट, ये सब बताऊंगा ये आगे। अभी ओवरलोड नहीं करना, आराम आराम से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बस ये देखा है कि आरसीसी चैप्टर सब्जेक्ट ही क्या है आप अपने आप में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें देखनी है वो देखा, और अभी हम आरसीसी का मीनिंग समझे। अब आ जाओ, पहला चीज उठा रहे हैं कि आरसीसी में जो दो चीज है, कंक्रीट और रेनफोर्समेंट। कंक्रीट पढ़ रहा है, ओके। चलिए देखिए, कंक्रीट क्या है? एक ब्रिटल मटेरियल है। किससे मिलके बना है? कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल। देखो सबसे पहले एक मोटा मोटा ये बड़ा बड़ा पार्टिकल डाले जो कि लोड को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ये अब आओ यार बना देता हूँ। ये है हमारा एग्रीगेट। ठीक है, इस साइज का कोर्स एग्रीगेट बोल रहे हैं इसको। कोर्स है मतलब बड़ा बड़ा का बात है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने डाला छोटा छोटा फाइन एग्रीगेट, मतलब बालू। बालू बोलते हैं ना, सैंड। ये है फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो वॉइड्स कुछ भर गए। जो देखो ब्लू वाले के बाद थोड़ा बड़ा बड़ा वॉइड्स था, अब थोड़ा छोटा वॉइड्स भर गए ना थोड़ा सैंड के वजह से। ठीक है, उसके बाद डाला बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल ने, और बाइंडिंग मटेरियल और छोटा होगा, उसका फाइननेस ज़्यादा होगा। तो यार बाइंडिंग मटेरियल ने और वॉइड्स को भर दिया ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर डाल देंगे वाटर, धड़ाधड़ वाटर। उसके बाद इसको करेंगे मिक्स और सेट होने छोड़ देंगे, बन जाएगा हमारा कॉन्क्रीट। ठीक है, बेसिकली क्या किया, सबसे पहले सबसे बड़ा पार्टिकल डाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर पानी डाल के मिक्स कर दिया। ठीक है, ये हमारा कॉन्क्रीट बन गया। अब देखो, कंक्रीट जब बन गया तो कंक्रीट का नामकरण करने के लिए ग्रेड की बात आई कि उसका नाम देना है। जैसे भैया यहाँ पे कितना सीमेंट यूज हुआ, कितना बालू यूज हुआ, कितना एग्रीगेट यूज हुआ, उसके हिसाब से इसका स्ट्रेंथ वेरी करेगा ना। तो जब वेरी करेगा तो हम उसका नामकरण करेंगे ना, जैसे चिंटू पिंटू बोल रहे थे किसी को, वैसे ही कंक्रीट में ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा पर्पस क्या है? उसके बाद देखो प्रिपरेशन का ऑर्डर वगैरह हमारा अभी हम किस वे में पढ़ेंगे। देखो, जो क्वेश्चन आपको कोर्स एग्रीगेट से रिलेटेड पूछा जाता है वो यहाँ पे चारों पॉइंट लिखा है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, आरसीसी के अंदर, क्योंकि ये नहीं करोगे ना तो तुम्हारा जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये रटना पड़ेगा। ये सारा आपका पीवाईक्यू का पॉइंट्स है, इसमें मेहनत लगा है काफ़ी इसको इस तरीके से अरेंज करने में। ठीक है, तो ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है। जब ये आप सीख लोगे तो आपको पीवाईक्यू बिल्कुल हल्का लगेगा। ओके, तो करें, चलो शुरू करते हैं। हम कंक्रीट बनाने वाले हैं। सबसे पहले क्या उठाया हमने? कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट मतलब स्टोन चिप्स। क्या होता है ये हार्ड होता है और डेंस ग्रेनाइट चिप्स होता है। ग्रेनाइट जरूरी नहीं है, ये आपका बसाल्ट का भी बनता है। ठीक है, अब ये बसाल्ट और ग्रेनाइट क्या है, ये आप बीएमसी का रॉक वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ नहीं। चलो, मतलब समझो ये पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है। ठीक है, इसका साइज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। 80 to 1.75 नहीं, 4.75। ठीक है, ये है आपका कोर्स एग्रीगेट का साइज। ठीक है, आगे बढ़े। इससे छोटा हो जाएगा ना अप टू 75 माइक्रोन, मतलब 0.075 mm, इसको हम सैंड बोलेंगे। देखो यहाँ लिखा भी है फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा पार्टिकल डाला था ना हमने वो कोर्स एग्रीगेट था, उसका साइज जो है 80 mm टू 4.75 mm वेरी करेगा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कभी कभी नॉर्मल स्लैब, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, ये स्ट्रक्चर लिख लो इसको, या स्लैब भी चलेगा, या हेविली रीइंफोर्स्ड है। हेविली रीइंफोर्स्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट दिया है, जाली जाली पूरा बन गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली खुद कॉमन सेंस से सोचो कि उसमें ज्यादा बड़ा बड़ा एग्रीगेट डाल पाना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो वहां पे हम बात क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये 2 रीइंफोर्समेंट है और ऐसे ऐसे भी रीइंफोर्समेंट जा रहा है। ठीक है, तो ये जो गैप ये बीच में है ना, इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, बस यही है
है ना, इतना छोटा होना चाहिए कि एग्रीगेट उसके अंदर तो चला जाए भाई कम से कम। तो हेविली रीइंफोर्स में देखो क्या होता है कि साइज बहुत छोटा रखा जाएगा, साइज थोड़ा कम रखा जाएगा कोर्स एग्रीगेट का, और इतना रखा जाएगा कि जो ये कवर है ना, मतलब ये दोनों के बीच में, जैसे देखो ये अगर कोई स्लैब है, थिकनेस बनाया हुआ है, ऐसे स्लैब है ये, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई रीइंफोर्समेंट दिया है तो ये जो डिस्टेंस यहाँ बचा ना, इसको कवर बोलते हैं। तो इससे तो भैया कम से कम 5 mm छोटा रहे तुम्हारा, नहीं तो ये जो एग्रीगेट है वो बाहर निकला हुआ दिखेगा ना, फिट नहीं होगा। तो 5 mm कम, तो हेविली रीइंफोर्स्ड के लिए 5 mm कम, क्लियर स्पेसिंग -5, ये देखो थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, क्लियर कवर -5 या क्लियर स्पेसिंग -5, ठीक है, ये है अपने आप का एक, ओके, क्लियर स्पेसिंग -5। और अगर आपका कोर्स एग्रीगेट जो है वो नॉर्मल स्लैब में है तो 20 mm या फिर थिकनेस का 1/3, ये नहीं पूछा जाता है, ये 1/3 नहीं 1/4 होगा, ये पूछा ही नहीं जाता आपसे, 20 mm पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो इसमें गलतियां हैं वो आपको अपडेट होकर मिल जाएगा PDF, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ देखिए फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट हम कंक्रीट कर रहे हैं, इसमें 3-4 इंग्रेडिएंट पढ़ना है, एक हो गया हमारा। अब आप फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट मतलब ये ब्लैक ब्लैक जो हमने बनाया था, ये इसका साइज क्या है 4.75 mm टू 75 माइक्रोन, ठीक है, 4.75 mm टू, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। अब आपसे पूछेगा कि फाइन एग्रीगेट कितने जोन के हो सकते हैं, तो 4 जोन होता है इसका, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ओके। जैसे जैसे जोन बढ़ेगा वैसे वैसे छोटा पतला पार्टिकल होता जाएगा, मतलब फाइननेस उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा आउट ऑफ जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4 विच ऑफ द जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट इज द फाइनेस्ट, तो आप वेरी फाइन जोन 4 वाला बोलोगे। 4 से, F से फाइन होता है ना, और F से ही 4 होता है, ठीक है। F और फाइन, ये आपको छोटा छोटा ट्रिक में देते रहूंगा याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में प्रोड्यूस करना टफ होता है, कि कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में कि यार 1 वाला जोन कौन सा वाला था जो फाइन था, कौन सा ये है ना, 50-50 चांस हो जाएगा कि या तो 1 होगा या तो 4 होगा, तो ठीक है। स्टैंडर्ड सैंड, एन्ननोर एक जगह है चेन्नई के पास में, वहीं का सैंड को स्टैंडर्ड सैंड माना गया है, और उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग ये फाइननेस वाइननेस डिसाइड किया। नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये नाम जान लो कि एन्ननोर स्टैंडर्ड सैंड। चलो तो 2 मटेरियल हमने देख लिया कंक्रीट के अंदर, कोर्स और फाइन। अब आओ बाइंडिंग मटेरियल। अब ये जो बाइंडिंग मटेरियल है ना आपका, बाइंडिंग मटेरियल में आपका सीमेंट हो सकता है, मतलब इन दोनों को बाइंड करने के लिए, ये बड़ा पार्टिकल और छोटा छोटा एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट को बाइंड करने के लिए हम और छोटा छोटा एक पार्टिकल डाले थे इसमें, वो बाइंडिंग मटेरियल है। वो या तो सीमेंट हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल हो सकता है जो इन दोनों को बाइंड कर दे, ठीक है। तो उसमें हम पोजोलोनिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। पोजोलोनिक मटेरियल, पोजोलोनिक मटेरियल क्या हो सकता है, पोजोलोनिक मटेरियल में हम लाइम और वाटर जब मिलाएंगे तो वो भी एक तरीके से चिपचिपा सब्सटेंस बनेगा और इस सबको एक जगह होल्ड करके रख लेगा, ठीक है। तो बाइंडिंग मटेरियल तो सीमेंट हो सकता है, सिंपली सीमेंट प्लस वाटर, या फिर पोजोलोना प्लस लाइम प्लस वाटर। अब ये पोजोलोनिक मटेरियल क्या क्या होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है मेटाकेओलिन, ये आपका IS कोड में दिया है, IS 456 में मेंशन्ड है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। RCC का कोड क्या है, IS 456, ये मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, ये है IS 456, ठीक है। चलिए तो देखिए IS 456 में सिंस ये मेंशन्ड है मेटाकेओलिन क्ले, एक क्ले होता है। अब ये मेटाकेओलिन क्ले क्या होता है ये आप सॉइल में भी समझोगे, ठीक है, नहीं भी समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जान लो, नाम जान लो। मेटाकेओलिन क्ले जो है एक पोजोलोनिक मटेरियल है। पोजोलोनिक मटेरियल क्या होता है, वैसा मटेरियल जिसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, जब उसको हम ऐसे लाइम प्लस वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो एज अ सीमेंटियस काम करने लग जाता है। तो राइस हस्क, राइस का जो भूसा होता है, वो फ्लाई है जो तुम लोगों के दिमाग में भी होगा, थोड़ा निकाल कर देखना कभी, ओके। राइस हस्क, फ्लाई ऐश, सुर्खी, ये सब आपका पोजोलोनिक मटेरियल है, ओके। मेटाकेओलिन क्ले, ये आपको याद रखना है, ओके। अब देखो सीमेंट वाला देख लेते हैं, हम बाइंडिंग मटेरियल में है सीमेंट। देखो क्या है, सीमेंट में फाइननेस ऑफ सीमेंट आपको याद रखना है। सीमेंट क्या होता है ये आप सबको पता है यार, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सीमेंट में
सीमेंट में फाइननेस ऑफ सीमेंट, देखो जितना फाइन होगा सीमेंट, जितना इसमें छोटे 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 पार्टिकल होगा, वो उतना ज़्यादा वॉइड्स को फिल कर देगा ना, एकदम कॉम्पैक्ट मास मास बनेगा। तो फाइननेस को मैं बोल दूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, है ना। तो फाइननेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ उसका आ जाएगा, लेकिन पानी भी उतना ही ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो, है ना, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया देखो, इतना बड़ा अगर टुकड़ा था, ये देखो कितना एरिया कवर किया है ज़मीन पे, बहुत कम। जब इस बड़े हम रॉक, ये रॉक था मान लो, इसको हम छोटे छोटे रॉक में डिवाइड कर दें और इस तरीके से फैला दें ज़मीन पे, तो देखो अब ज़्यादा एरिया कवर करेगा ना। वेरी गुड, ज़्यादा एरिया कवर करेगा। इसको और छोटा छोटा कर दें, छोटा 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 छोटा, तो यार देखो ये और ज़्यादा एरिया में फैलेगा, है ना। तो क्या हम इसके बेसिस पे फाइननेस को रिपोर्ट करा जा सकता है ना, कि भैया कितना एरिया वो कवर कर रहा है, अगर उसको मैं फैला दूं जमीन पे तो कितना एरिया कवर कर रहा है। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर ज्यादा है मतलब आपका फाइननेस ज्यादा है। ठीक बात है, सब समझ में आ रहा है ये सब? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट को मेजर करने का दो तरीका, या तो आप सीव से सीविंग करके बता दो कि कितना नंबर सीव से सीव करने पे ये सारा पासिंग इतना इतना हो जा रहा है, कितना इतना रिटेन हो रहा है। वैसा सीव जिसपे सिर्फ 10% ही रिटेन करे, बाकी सारा निकल जाए, तो बोल सकते हैं ना कि फाइन, इसका फाइननेस इसी के बराबर है जितना सीव था। मान लो 90 माइक्रोन है, 90 माइक्रोन के सीव पे सिर्फ 10% रिटेन होता है, अब बाकी निकल जाता है, मतलब फाइन है ना इससे, तो हम बोल देंगे। तो रिटेनिंग शुड नॉट बी मोर देन 10% हो गया, सीव से बता सकते हैं फाइननेस इसका। दूसरा तरीका है ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट करके, ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म्स में बताता है। ठीक है, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम लिखा ना, मतलब 1 ग्राम का सीमेंट लो और उसको जमीन पे फैलाओगे ना तो 22-50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया वो लेगा। ठीक है, तो ये 22-50 आपका होता है जनरल सीमेंट के लिए, ओपीसी के लिए। आगे ये देखो ग्रेड का लिखा है, अच्छा यहाँ बताया नहीं है डेटा, चलो कोई बात नहीं। ये 32-50 होता है आपका आरएचपीसी के लिए। ये सब हम सीमेंट में देखेंगे, जब हम बीएमसी पढ़ेंगे ना वहाँ पे और डिटेलिंग में देखेंगे। अभी के लिए हमारा पर्पस याद है ना, पर्पस नहीं भूलना, वो क्या बोलते हैं कि आपने हौसला बनाए रखना है और आपको अपना पर्पस नहीं भूलना है, मकसद नहीं भूलना है ना। चलिए आगे देखिए, पर्पस क्या है हमारा, आओ याद करा दूं। हमारा पर्पस है स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर क्यों बनाना है? लोड रेजिस्ट करना है। लोड कैसे रेजिस्ट करेंगे? कैसे रेजिस्ट करेंगे? मेंबर्स बना के। मेंबर्स बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? मटेरियल और शेप, है ना। मटेरियल और शेप, शेप के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। मटेरियल पूरा सब्जेक्ट है बीएमसी, ठीक है, ओके। हम यहाँ पे क्योंकि आरसीसी पढ़ रहे हैं तो हम सीमेंट और सीमेंट कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट का ज़रूरत है हमें, इसलिए हम इसमें से उधार मांग के इस टॉपिक में ही पढ़ ले रहे हैं। बीएमसी से उधार ले लिया हमने सीमेंट को और कंक्रीट को और रीइंफोर्समेंट का थोड़ा थोड़ा पार्ट को, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, ओके। अब लोड क्या क्या हो सकता है? टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, ठीक है। मेंबर कैसा हो सकता है? बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, रिटेनिंग वॉल वगैरह 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 वगैरह। ये सारा चैप्टर्स है, ये आपका चैप्टर्स है, और ये भी अब चैप्टर चल रहा है। और इन दोनों को यूज करके जब करेंगे तो हम करेंगे डिजाइन फिलॉसफी, है ना। तो ये और डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला चीज रहेगा जो सेकंड थर्ड लेक्चर में चलेगा, ठीक है। पर्पस याद आ गया तो आगे बढ़े। चलिए, फाइननेस पे थे और देखो क्या क्या देखा हमने। कोर्स एग्रीगेट देखा, साइज देखा कोर्स एग्रीगेट का 80 से 4.5 4.75 mm फाइन एग्रीगेट देखा। फिर बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट और पोजोलोनिक मटेरियल पे थे। फाइननेस ऑफ सीमेंट में आगे बढ़े तो देखे कि भैया दो तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है, सीव नंबर से और ब्लेन एयर परमेबिलिटी से, ठीक है। इसका सीव नंबर यहाँ लिख लो, 9 होता है, सीव नंबर 9 से करा जाता है, ठीक है, जो कि होता है 90 माइक्रोन का, ओके। चलिए अब देखिए कि इन सबको मिला के हमने, चलो सीमेंट का ग्रेड का बात है यहाँ, कंक्रीट का ग्रेड नहीं है, सीमेंट का ग्रेड है। सीमेंट क्या है? एक इंग्रेडिएंट है कंक्रीट के अंदर, ये रेड रेड जो दिख रहा है। हम इस सीमेंट का नामकरण करते हैं ग्रेड 33, 43, 53। अब बोलोगे ये क्या है यार 33, 43, 53? ये डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब 33 मेगा पास्कल जिसका स्ट्रेंथ है वैसा को हम बोलेंगे 33 ग्रेड का है। 43 ग्रेड का है मतलब 43 मेगा पास्कल है इसका स्ट्रेंथ, 53 मेगा पास्कल है, ठीक है। और स्ट्रेंथ कैसे? तो स्ट्रेंथ ऐसे कि जो हम कॉन्क्रीट, इसका सीमेंट को लो,
सीमेंट में थोड़ा सा पानी मिलाओ, कितना पानी मिलाना है, कैसे इसका ये ग्रेड डिसाइड हुआ, ये सारा काम यार सीमेंट वाले में करेंगे, ठीक है ना, बीएमसी में करेंगे। यहाँ के लिए बस इतना जान लो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो टेस्ट किए ना, ये 33, 43, 53 ये जो आया, 43, 33, 53, ये जो आया ये 28 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे आया। और मोल्ड जो यूज हुआ सीमेंट के लिए, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सीमेंट के लिए भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है और कंक्रीट के लिए भी होता है। तो सीमेंट का जो मोल्ड होता है वो 7.07 इंटू 7.07 इंटू 7.07 का होता है। कंक्रीट में जो होता है वो 150 mm का क्यूब होता है, मतलब 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देख लो, ये याद रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो वहां से ग्रेड डिसाइड हो गया कि जितना स्ट्रेंथ लिया हमने, सीमेंट लिया था उसमें थोड़ा पानी मिलाया, थोड़ा पानी मिला के उसको सेट होने छोड़ दिया, सेट हो रहा तो उस पर लोड लगाया, जितना लोड लिया वो लोड यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो सीमेंट की बातें हो गई, बाइंडिंग मटेरियल से रिलेटेड बातें हो गई। आ जाओ पानी पे, आ जाओ वाटर। हम कंक्रीट बना रहे हैं ना पहले, फिर रीइंफोर्समेंट पढ़ेंगे। कंक्रीट में हमने कोर्स एग्रीगेट देख लिया, फाइन एग्रीगेट देख लिया, बाइंडिंग मटेरियल देख लिया, अब वाटर देख रहे हैं और कंक्रीट बना देंगे। तो देखिए वाटर क्या है, वाटर से रिलेटेड कैसा पानी यूज करोगे यार उसमें, है ना, तो डिस्टिल्ड वाटर यूज करो, डिस्टिल्ड वाटर यूज करो, एकदम बढ़िया पानी। लेकिन अगर डिस्टिल्ड वाटर अवेलेबल नहीं है, मान लो तालाब है वहाँ पे, आपके साइट के आसपास तालाब है, तो इसका पानी यूज करना है कि नहीं यूज करना है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ऐसे डिसाइड होगा कि तुम क्या करो कि जो तुम कंक्रीट बना रहे हो ना, उस कंक्रीट को पहले डिस्टिल्ड वाटर से बनाओ। मान लो इसका स्ट्रेंथ कुछ आया 100 आया, मान लो, ठीक है, 100 कुछ यूनिट है, मेगा पास्कल, मान लो 100 मेगा पास्कल आ गया आपका स्ट्रेंथ, एकदम डिस्टिल्ड वाटर से बनाया है। फिर तुम इसका पानी लेकर आओ और यहाँ पे इससे तुम बनाओ कंक्रीट, ठीक है। अगर इसका स्ट्रेंथ 90% इसका आ गया, 90% के आसपास आ गया, तो इस पानी को तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, देखो पोर्टेबल वाटर यूज करना है, हाँ करना है। एग्जाम्पल, सैंपल वाटर यूज टू मेक 3 स्पेसिमेन, ऐसा ऐसा 3 स्पेसिमेन बना के टेस्ट किया जाता है। जैसे 3 डिस्टिल वाटर से बनाए, फिर 3 आप बना लिए इससे, जो तालाब वाला पानी था। इसका स्ट्रेंथ का एवरेज लिया, मान लो 100 आया था, इसका स्ट्रेंथ का एवरेज लिया, मान लो 90 आया, तो ओके है, कर सकते हैं, ठीक है। 28 डेज स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। समझ में आ गई बात। चलिए, अब आपको जनरल एक तरीका भी बताया गया कि इतना टेस्टिंग फेस्टिंग नहीं करके आप सिर्फ वाटर का टेस्टिंग करो और बताओ कि अगर इसका पीएच जो है 6 से कम नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें जो इम्प्यूरिटीज है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर है, वो 200 mg पर लीटर है, मतलब पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। देखो ये भी सब प्रॉब्लम रहता है समझने में आपको, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है, इतना। तो mg पर लीटर अगर हम लिख रहे हैं तो मिलीग्राम, ग्राम, लीटर, समझ में आ रहा है ये सब चीजें, मिलीग्राम पर लीटर। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना पार्ट है आपका, तो 200 ppm मतलब 200 mg पर लीटर, ठीक है, mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका चलेगा बीओडी और उधर पूरा इन्वायरमेंट में भी चलेगा, ठीक है। तो ये देखिए इम्प्यूरिटीज जो है आपको यहाँ आरसीसी में बस ये याद करना है कि ऑर्गेनिक 200, इनऑर्गेनिक 3000, सल्फेट 400, क्लोराइड 500 आरसीसी में और 2000 पीसीसी में, सस्पेंडेड सॉलिड 2000। तो देखो कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, सबसे कम क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक, ठीक है, सबसे कम ऑर्गेनिक होना चाहिए, ओके। ऑर्गेनिक क्यों सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि यार ये डिग्रेड होता है, धीरे 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 सड़ता है ये, है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बहुत ज़्यादा, तो सबसे कम रखा गया इसको। ये बिल्कुल इस पर अच्छा सा चेक होना चाहिए। इनऑर्गेनिक हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि इनऑर्गेनिक क्या होता है, अलग अलग मेटल्स का, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और भी तरीके के, बहुत तरीके के इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं जो रहेंगे पानी में, कुछ ना कुछ घुला हुआ रहता है वो, है ना। तो वो आपका 3000 तक हो सकता है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को एक साथ याद कर लो, बाकी इनको एक साथ याद कर लो, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। और ये मैं बोल दूं 5 स्टार पॉइंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन मेंशन्ड है 41, क्या मैं देख लूँ, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 41, आइए बनाइए, चलिए। एज पर IS 456 द pH वैल्यू ऑफ वाटर फॉर कंक्रीट मिक्स, पीएच पूछा ना, नॉट लेस देन 6, है ना, ये होना चाहिए, ठीक है, बन गया। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये गेट का क्वेश्चन है, बताओ, ठीक है। इसके ऊपर क्या कोई क्वेश्चन नहीं था क्या इधर, अच्छा इसमें नहीं था, चलो ओके आगे बढ़े। देखिए अब जब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं आपके कंक्रीट के, ठीक है, देखो इसको याद कर लेना, ये सारा पॉइंट, कितना ही पॉइंट हो रहा है, देखो 4 पॉइंट इसमें है, 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 8 10, मतलब ये 20 25 पॉइंट जो हुआ ना, इससे तुम्हें पक्का मिलेगा। देखो ये जो आपका क्वेश्चन का वर्कबुक है उसमें क्वेश्चन बस इससे है, क्योंकि गेट और ईएसी का ज़्यादा मैंने उसमें डाला है। आपका जो पीवाईक्यू है ना, एसएससी जेई का पीवाईक्यू, उसमें भर भर के क्वेश्चन है इसके ऊपर। अभी मैं बनवाऊंगा ना जब पीवाईक्यू सीरीज में, तो आपको समझ में आएगा वो बात। ठीक है, चलो। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज सीमेंट कंक्रीट को बनाने का जो ऑर्डर है वो देखो। हमने इंग्रेडिएंट्स तो देख लिए ना, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट मतलब बाइंडिंग मटेरियल और वाटर। अब इसको किस ऑर्डर में अरेंज करें, मतलब कितना सीमेंट लें, कितना वो लें, ये सारी चीज़ें हम ऑर्डर में देख रहे हैं। तो देखो प्रोपोर्शनिंग का मतलब है कि सीमेंट इज टू कोर्स एग्रीगेट इज टू फाइन एग्रीगेट, क्या रेशियो में ये हम लेंगे। ठीक है, तो देखो 1:2:4 हो सकता है, 1:3:6 हो सकता है, किसी भी रेशियो में लिया जाएगा। ये होता है प्रोपोर्शनिंग करना। ठीक है, ये चीज़ें आप फुल ऑन डिटेल में कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ एक कोड होता है 10262, उस कोड के हिसाब से हम प्रोपोर्शनिंग करते हैं एज पर द डिमांड, कि हमें कितना ग्रेड का, कितना स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनाना है, उस हिसाब से हम प्रोपोर्शनिंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग इज बैचिंग। बैचिंग का मतलब होता है कि एक्चुअली में मान लो कि तुम्हें 500 केजी कंक्रीट बनाना है, तो 1:2:4 के रेशियो में आपको बनाना है। तो इससे हम निकाल सकते हैं ना कि सीमेंट कितना, जैसे देखो मान लो यहाँ पे ये 1400 में कर देता हूँ तो ईजी हो जाएगा। देखो 1:2:4 के रेशियो में है, मतलब 1/7 है ना, 4 2 6 1 7, 1/7 इंटू 1400 इतना तुम्हें चाहिए सीमेंट, मतलब 200 केजी सीमेंट चाहिए, 400 केजी कोर्स एग्रीगेट, और ये आपका। ठीक है, समझ में आ गया बैचिंग का मतलब क्या है। एक्चुअल में अमाउंट निकालना, एक्चुअल में कितना अमाउंट लगेगा, एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करना। ठीक है, ये है रेशियो फाइंड आउट करना। चलिए, अब ये कह रहा है कि बैचिंग दोनों तरीके से हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक और वेट बैचिंग। मतलब ये जो केजी निकाला गया ना, वो लीटर में भी कर सकते हैं, बस ये बात है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे वेट में करना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच बैचिंग इज प्रेफर्ड। अब ये क्यों करते हैं, ये कॉन्क्रीट के लिए छोड़ते हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी 30-40 मिनट्स हो गया है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड को अब बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मेरे साथ चलना, अब सीरियस हो जाते हैं थोड़ा। ये देखो उसके बाद क्या करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स को लिया, रेशो पता चल गया कितना केजी लेना है, सामान मंगवा लिए बाजार से, रख लिए। अब इन सबको मिक्स करेंगे, मिक्स कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सिलोज मैंने तुम्हें बताया ना अभी ऊपर में, इसमें सब कुछ को फिट किया गया, सारे मटेरियल को डाला गया, यहाँ पे मिक्सिंग हुई, यहाँ से निकला, ट्रक में लोड हुआ, ट्रक में लोड हुआ, और ये गया साइट पे। साइट पे जाने के बाद प्लेस कर दिया गया, वहाँ साइट पे इसको गिरा दिया गया, प्लेसिंग किया गया। प्लेस करने के बाद इसमें कॉम्पैक्टर डालकर कॉम्पैक्ट किया गया, मतलब सारा इसके अंदर का प्रेजेंट एयर बबल्स को उड़ा दिया गया, कॉम्पैक्ट किया गया। फिर उसको छोड़ दिया गया, उसके ऊपर क्यूरिंग किया गया, मतलब क्यूरिंग मतलब होता है पानी डालना, क्योंकि सीमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट है ना, वो धीरे 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 सूखता है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसके अंदर, रिएक्शन होते रहता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे बीएमसी के अंदर में। यहाँ पे बस आपको एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है, क्योंकि एसएससी का जब पीवाईक्यू आप बनाओगे ना, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, और नहीं बनेगा तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ आगे है कि क्यूरिंग, क्यूरिंग में आपने यहाँ पे बहुत तरीके से क्यूरिंग होता है। बेसिकली इसको पानी का प्रेजेंस बनाए रखना है कंक्रीट के ऊपर, तो ये होता है क्यूरिंग। क्यूरिंग जब होगा फिर उसके बाद उसको छोड़ देंगे सेट होने के लिए, वो सेट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, एक समय से सेट होगा वो। 28 डेज पे जितना वो सेट होकर स्ट्रेंथ दे देगा, उसी को FCK बोलते हैं। ठीक है, इसका टेस्टिंग कैसे होता है, तो जो यहाँ पे ये था ना, ये जो बैच यहाँ पे हमने बनाया था ना, ये सिलोज के अंदर में, यहीं से कुछ कंक्रीट को निकाल के इधर रख लिया जाता है, क्यूब कास्ट करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ये वाला कंक्रीट एक्चुअली में जाके फील्ड में तो पोर कर ही दिया गया है। अब इसको टेस्ट करते हैं अपन, इसको टेस्ट करते हैं, ये जितना स्ट्रेंथ दिया वो दे देता है स्ट्रेंथ उतना। ठीक है, तो वो इस तरीके से टेस्टिंग होता है, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे इन कॉन्क्रीट। ओके, तो ये सेटिंग होता है।
तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन का ऑर्डर। इससे आपका क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, ऑर्डर का पूछा गया है। और सबसे फेवरेट है बैचिंग में, कौन सा बैचिंग अच्छा माना जाता है, तो वेट बैचिंग अच्छा मानते हैं। वॉल्यूमेट्रिक अच्छा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक में प्रॉब्लम आता है, बल्किंग ऑफ सैंड वगैरह में प्रॉब्लम आ जाएगा। अब वो क्या होता है नहीं होता है वो देखा जाएगा आगे, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड आपका सॉइल में भी आएगा, बीएमसी में भी आएगा, कॉन्क्रीट में भी आएगा, ठीक है। चलिए, ये पार्ट हो गया। देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा अभी तक कि आरसीसी में पढ़ना क्या है। फिर हमने देखा कि भैया मटेरियल है तो कंक्रीट और रेनफोर्समेंट दोनों के बारे में सीखना है। कंक्रीट क्या होता है देखा, कैसे बनता है, इसके इंग्रेडिएंट्स देखें, फिर देखें कि क्या ऑर्डर में इसको बनाएंगे, वो देख चुके अपन। अब देखो जो कंक्रीट मिक्स आपका बना ना, कंक्रीट मिक्स जो बना, जो हम लोग प्रोपोर्शनिंग वगैरह कर रहे थे ना ऊपर, वो पूरा करने का जो प्रोसेस है वो या तो नॉमिनल मिक्स हो सकता है या डिज़ाइन मिक्स हो सकता है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, समझना, ये मिक्स वो वाला नहीं है कि जो मिक्सिंग हम लोग किए ना थर्ड स्टेप में कि प्रोपोर्शनिंग करो, बैचिंग करो, मिक्सिंग करो, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो प्रोसेस है बनाने का। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ये हम लोग कॉन्क्रीट मिक्स का बात कर रहे हैं। मतलब ये कॉन्क्रीट है आपका, इसके अंदर में कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो है ना कॉन्क्रीट, ये कॉन्क्रीट आपका या तो नॉमिनल मिक्स के कैटेगरी में आप रखोगे या डिज़ाइन मिक्स। मतलब इसको आप, एक होता है ना कि आइडिया के बेसिस पे कि थंब रूल के बेसिस पे आपने बना दिया, जैसे कि एक कढ़ाई बालू डाल दो, दो कढ़ाई वो डाल दो, एक कढ़ाई वो डाल दो, इस तरीके से बात होती है ना साइड पे, तो वो होता है नॉमिनल मिक्स। मतलब थंब रूल पे चल रहा है ये। यहाँ पे कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं लगाया गया है, यहाँ पे कोई मतलब टेक्निकल बातें नहीं करी गई। यहाँ पे बस ठीक है कि आपको बता दिया गया कि ठीक है ओके, आपको सीढ़ी बनाना है ना तो आप इतना स्ट्रेंथ का डालोगे, मतलब ऐसे 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 बना लो, 1:2:4 का बना लो, ऐसे बोल दिया। जनरल बात करी जा रही है, तो ये है नॉमिनल मिक्स, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है। मिक्सिंग में भी वेट और बाय वॉल्यूम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वेट इज प्रेफरेबल, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर फिक्स नहीं है, ये आपका डिस्टिंग्विशिंग चीज़ है दोनों के बीच में, नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स के बीच में ये डिस्टिंग्विश करने वाला फीचर है। नॉमिनल मिक्स में पानी हम लोग बस अपने आइडिया से डालते हैं, एक्सपीरियंस पे डालते हैं कि हाँ ठीक है 1:2:4 का बना दो भैया। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लिखवाऊँ, लिखा नहीं है शायद, देखो नहीं लिखा है, ये लिखा ना नॉमिनल मिक्स इज अलाउड फॉर M5 to M20। तो देखो जब भी ग्रेडिंग किया जाता है ना कंक्रीट का तो 5 के मल्टीपल्स में करते हैं, मतलब M5। M5 का मतलब क्या है, M4 होता है मिक्स, मिक्स, और ये जो 5 है ये एक्चुअली में है न्यूटन पर mm², मतलब मेगा पास्कल, मेगा पास्कल, ठीक बात है। चलिए, तो M5 है आपका मेगा पास्कल, ये है मिक्स। अब आगे क्या करते हैं कि हमने आपको अभी बताया कि कंक्रीट का ग्रेडिंग जो होता है वो हमेशा ये होता है, जस्ट ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। तो इसमें 5 के मल्टीपल्स में चलेगा, 5, 7.5, 10, बस ये एक एक्सेप्शन है 7.5 का, 15 और M20। M5 से M20 लिखा गया है ना कि ये आपका नॉमिनल मिक्स के कैटेगरी में आता है। इसमें आपको प्रोपोर्शनिंग पहले से बता दिया गया है, क्या बताया गया है, 5, 5, 4, 3, 2, 1.5, ठीक है। अब इधर 1 लगा लो, 1:1:1:1:1:1:1:1:1, क्या इसका डबल करो, क्या हो गया 10, 4 का डबल करो क्या हो गया 8, 3 का डबल करो 6, 2 का डबल करो 4, 1.5 का डबल करो 3। तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शन 1:5:10 M5 के लिए। तो आपका नॉमिनल मिक्स जो है वो M20 तक के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका वेरी फेवरेट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखो मिक्स M20 स्ट्रेंथ है, ये बता ना, M फॉर मिक्स, 20 मतलब स्ट्रेंथ, ये हमने अभी आपको बताया। आगे देखो डिज़ाइन मिक्स, डिज़ाइन मिक्स में क्या है कि डिज़ाइन मिक्स में हम डिज़ाइन करते हैं, ये जो यहाँ आइडिया के बेसिस पे कर दिया ना, ये चीज़ पहले से आपको बता के रखा हुआ है कि ऐसा ही होता है, ऐसा ना करके। ये क्या है देखो, ये सीमेंट है, यहाँ लिख दूं क्या, ये सीमेंट है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। चलो अभी देखो
डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या था, नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स में क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये फिक्स नहीं था इसमें, नॉमिनल मिक्स में, इसमें फिक्स है। देखो डिज़ाइन मिक्स के लिए कोड क्या है, IS 10262, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। प्रोपोर्शनिंग इसमें बेहतर होता है वेट में। क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो फिक्स्ड, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी, ठीक है। डिज़ाइन मिक्स कहाँ से कहाँ तक के लिए करते हैं, M10 to M100 करते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि 10 इसमें भी है, इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डिज़ाइन मिक्स के लिए कोड ही आपको बोल रहा है M10 से M100 तक आप कर सकते हो, ठीक है। ये कोड अलग है, 10262 कोड सीमेंट का कोड है, कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट का कोड है। एक और कोड है IS 456, ये कोड RCC का कोड है। RCC में जो हम कंक्रीट यूज करते हैं वो मिनिमम M20 से यूज करते हैं, M20, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो RCC का कोड है उसमें आप यहाँ देखो ये लिखा ना, ये देखो एज पर IS 456, ये टाइप ऑफ मिक्स में आपने ये देखा कि और नॉमिनल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, ठीक बात है, ठीक है। IS 456 में ये तो जनरल बात हो गई, हर किसी के लिए कॉन्क्रीट, ओवरऑल कॉन्क्रीट इतना होता है, ये बात हुआ, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, M5 to M20 होगा, ये कुछ मिस प्रिंटिंग है चीज़ों में, इसको आप मैं करेक्ट करते जाऊँगा, ठीक है। चलो ये देखो, लेकिन IS 456 एक अलग कोड है, ये कोड आपका 10262 के हिसाब से डिज़ाइन मिक्स वाला कोड। ये IS 456 के अंदर में क्या है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में डिवाइडेड है कंक्रीट्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। तो M10 to 20 को रखा गया है ऑर्डिनरी में। तो देखो क्या क्या इसमें आ जाएगा, कितने आ जाएंगे, 10 15 20, तो टोटल 3 आ गए ना इसमें, 3, ठीक है। स्टैंडर्ड कंक्रीट 25 से 60 तक है, मतलब 25 to 60, तो 25 30, तो इसमें टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 25 30 35 40 45 50 60, टोटल 8 हो गया ना इसमें, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 25 30 35 40 45 50 55 60, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ में भी उसी तरीके से टोटल 8 ग्रेड्स आएंगे, 65 to 100 कर लेना 5 के मल्टीपल्स में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आ गया कि मिक्स कितने टाइप का होगा। देखो एग्जाम में क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन होता है, नॉमिनल मिक्स, डिज़ाइन मिक्स, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट वगैरह 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 वगैरह। ये तो आपसे पता नहीं कितना बार पूछा गया है PYQ में, ये तुम बिल्कुल याद रखना, ठीक है। पुराने कोड में क्या था कि ये 20 से था, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पर कोड रिवाइज हुआ है तो आपको याद रखना है कि 25 to 60 है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो मिक्सिंग टाइम कितना होना चाहिए ये हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट और प्लेस करने में क्या ध्यान रखना होता है, कॉम्पैक्शन में क्या ध्यान रखना है, ये सब कुछ हम डिटेल देखेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। अभी हमारा पर्पस क्या है ये समझना, RCC समझना है ना। RCC के लिए बस थोड़ा बहुत कंक्रीट का आइडिया लेते चल रहा है। देखिए एक्यूरेसी से रिलेटेड आपसे एक बात पूछा जाता है कि एक्यूरेसी कितना होना चाहिए। अब एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है ये समझना। देखो अगर 100 किलो तुमको सीमेंट डालना था ना सीमेंट में, तो तुम इसमें ±2% का एरर अलाउ कर रहे हो। मतलब क्या हुआ कि 98 से लेकर तुम 102 kg तक डाल रहे हो सीमेंट, 98 to 102 तक डाल रहे हो अगर सीमेंट, तो आपका ओके है, इतना अलाउड है, ठीक है। 100 डालना था, इतना एरर अलाउड है। और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए, वो वाटर हो या वो आपका कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोई भी हो, उसमें अलाउड है मगर अगर 100 kg डालना था तो 97 to 103 इतना अलाउड है। थोड़ा सा ज़्यादा अलाउ किया गया, सीमेंट को ज़्यादा एक्यूरेट रखा गया है क्योंकि वही मेन स्ट्रेंथ देने का रीज़न बनेगा, बाइंड करेगा ना वो। तो ये भैया आपका ये पूछा जाता है, ठीक है, ये फेवरेट है। जो RRB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए SSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेटिंग टाइम क्या है हमने आपको बताया है, सेट होने में कितना टाइम लगता है। इसके लिए फुल ऑन डिटेल है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, इसका टेस्टिंग वगैरह भी पढ़ोगे
ठीक है ना, वाई कैट अपरेटस से टेस्ट करते हैं वगैरह वगैरह। ये लोग आप लोग को पता भी होगा, जो सीरियस स्टूडेंट हो उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो घबराएंगे नहीं। ठीक है, सेटिंग टाइम कुछ होता नहीं है, बस ये होता है कि जब आपने सीमेंट बनाया ना ये तीनों चारों इंग्रेडिएंट को मिला के, तो जिस समय ये सेट होने लग जाए, सेट का मतलब जिस समय इसकी प्लास्टिसिटी कम होने लगे, मतलब ये सूखने लगे, बेसिकली ये स्ट्रेंथ थोड़ा थोड़ा लेने लगे, तो वो होता है एक इनिशियल, एक होता है फाइनल। इनिशियल कितना होता है 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा, है ना, हाफ आवर। और फाइनल कितना होता है 600 मिनट, मतलब 10 आवर। तो आपसे कभी कभी आवर में पूछेगा, कभी कभी मिनट में पूछेगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हमने अभी आपको बताया ना कि स्ट्रेंथ किन किन चीज़ों में देखना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, यही सब तो स्ट्रेंथ होता है। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो इसका होता है हमें, अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ अभी रुक जाओ, ये समझो कि कंप्रेसिव, पहले आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता हूँ, क्योंकि हमने बात किया ना कि कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, ये हमने बात किया कंप्रेशन में बहुत अच्छा है ये, तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही हम यूटिलाइज करेंगे स्ट्रक्चर्स में। तो उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक बात है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जब कैलकुलेट करने पे आए तो हमने किस तरीके से इसको किया, ये यहाँ पे डिटेल लिखा है। ओके, यही चीज़ आप कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, वहीं से ये नोट्स को मैंने डाला है कि आपको बार बार दोबारा तिबारा ना पढ़ना पड़े। तो देखो कंप्रेसिव टेस्ट करने के लिए हमने एग्रीगेट को लिया, कोर्स एग्रीगेट को, सबको, मतलब वो जो हमने ऑर्डर पढ़ा ना, प्रोपोर्शनिंग, बैचिंग, मिक्सिंग, क्यूरिंग, ये सब कुछ करके कंक्रीट बना के रख लिए हैं, क्यूब कास्ट कर लिया हमने कंक्रीट का। कितने साइज का क्यूब कास्ट किया है, 150 mm का क्यूब कास्ट किया। और हमने आपको क्या बताया है कि 28 डेज तक इसको क्योर करने के बाद इसमें हम टेस्टिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 150 बाई 150 बाई 150 mm का कंक्रीट का क्यूब लिया जाता है। ठीक है, और उस पर हम लोडिंग लगाते हैं, और ये सब चीज़ें आपको कंक्रीट में मैं बताऊंगा। ओके, यहाँ पे जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि हम पहुँच जाएं अपना, जिनको रीडिंग करना है वो रीडिंग कर लेना, नोट्स मैं पूरा दे दे रहा हूँ सो दैट कि आप रीडिंग कर लो, और अगर PYQ में क्वेश्चन आया तो मैं इसको आकर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या है कि हम कंक्रीट का क्यूब को कास्ट किए और इस पे लोडिंग लगाए और चेक किए कि ये कितना लोडिंग पे टूट गया, वही इसका स्ट्रेंथ होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक बात है, चलो तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हमने निकाल लिया। अब उसके अंदर का ये जो न्यूएंसेस है ये सब हम बाद में देखेंगे, अगर कब क्वेश्चन में आ गया तो। ठीक बात है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हमने निकाल लिया इस तरीके से यूटीएम में डाल के, यूटीएम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इस पर हमने लोड लगा के निकाल लिया कि भैया कितना आपका लोडिंग आया, कितना आपका स्ट्रेंथ आया कंप्रेशन में। तो उस कंप्रेशन के स्ट्रेंथ का सिर्फ 10% स्ट्रेंथ होता है टेंशन में कंक्रीट का, इसीलिए तो हमें रीइंफोर्समेंट डालना पड़ रहा है ना इस साइड, टेंशन साइड, क्योंकि टेंशन में तो यार अगर इस साइड स्ट्रेंथ 100 है तो इस साइड सिर्फ 10 है, तो फेल हो जाएगा तुरंत। इधर कितना भी बड़ा रहे उसे क्या मतलब, यही टूट गया तो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो गया, है ना। बेंडिंग में 15%, शेयर में 20%, ऑफ क्या, कंप्रेशन स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने दिन पे नापते हैं, 28 डेज क्योर करने के बाद। ठीक बात है, क्यूब का साइज कितना होता है 150 mm, मतलब 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ये डेटा इंपॉर्टेंट है, देखो जिस दिन क्यूब तुमने कास्ट किया ना 30 मिनट्स में तो वो सूखने लग गया, 10 घंटे के बाद वो पूरी तरीके से फाइनल सेटिंग टाइम पे आ गया, अब वो सेट हो रहा है, अब वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो देखो फर्स्ट डे पे वो कितना स्ट्रेंथ गेन करता है, 16% ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ, क्योंकि इसी को हम FCK बोलते हैं ना, 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। तो इसका कितना परसेंट, 16% एक दिन पे, 3 दिन पे कितना 40%, 7 दिन पे 65%, 14 दिन पे 90%, 3 महीने पे 115%। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का डिटेल्स बाद में देखेंगे, एक ये पॉइंट देख लो, क्यूब स्ट्रेंथ जो है हमने अभी आपको बताया ना कि हम क्यूब कास्ट करते हैं इस तरीके का 150 mm बाई 150 mm का, ये इंडिया में किया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है US में कि 150 mm डाया और 300 लंबा सिलेंडर कास्ट करते हैं वो लोग।
और इस पे टेस्टिंग करते हैं। तो इस पे जितना स्ट्रेंथ आता है इसको वो लोग मानते हैं क्या, स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। देखो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर और ये क्यूब, क्यूब थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। कितना ज़्यादा देता है? 25% ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है सिलेंडर के कंपैरिजन में। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि कॉन्क्रीट, मान लो ये कॉन्क्रीट हमने बनाया, इसी कॉन्क्रीट से एक क्यूब कास्ट किया और इसी कॉन्क्रीट से एक सिलेंडर कास्ट किया, तो इसने बता दिया कि स्ट्रेंथ 100 मेगापास्कल है, इसने बता दिया कि स्ट्रेंथ 125 मेगापास्कल है। तो भैया हम अगर 125 मेगापास्कल मान के डिजाइनिंग विजाइनिंग कर दें तो गड़बड़ बात है ना, क्योंकि एक्चुअली तो 100 ही दे रहा है, शेप बदल रहा है, तो है ना। तो हमें तो जो कम दे वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, जो कम स्ट्रेंथ बता रहा है, क्योंकि हम सेफ साइड रह जाएंगे ना। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि 1.25 टाइम्स ज़्यादा होता है क्यूब का स्ट्रेंथ सिलेंडर से। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसा क्यों होता है वो रीज़न समझो। इसके जब इस पे हम लोडिंग लगाते हैं ना, इस चीज़ को यूटीएम में डालते हैं, तो यहाँ पे एक प्लेट लगा, ये प्लेट है, ठीक है। अब मैं इसको अलग करके दिखा रहा हूँ। ये जो आपका प्लेट है और इसके नीचे जो ये कंक्रीट था, ये ऐसे, इन दोनों के बीच में जब ऊपर से लोड लगेगा ना तो कंक्रीट इस तरीके से फैलेगा, चाहेगा, मतलब कोई चीज़ ऐसे है, इस पे लोड लगा तो ये ऐसे होना चाहेगी ना। हाँ, तो जब ऐसे होना चाहेगा तो क्या होगा ना कि प्लेट, ब्लू वाला प्लेट और रेड वाला कंक्रीट के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा फोर्स आ जाएगा जिससे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बता देता है ये, ठीक है, कन्फाइनमेंट के वजह से। तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो स्ट्रेंथ मिल गया वो हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। ओके, तो ये बात हो गई आपकी कि सिलेंडर का डाया याद रखना है आपको और लेंथ ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपसे पूछा जाता है कि जो कंक्रीट का टेस्टिंग हो रहा है उसमें इसका डाया कितना है, तो इसका डाया 150 है, उतना ही जितना इंडिया में जो क्यूब कास्ट हो रहा है ना उसका जो साइड था, और ये डबल है, मतलब 2 टाइम्स है ना, ये हाइट इसका डाया का 2 टाइम्स हाइट है, तो 300 और ये, वैसे मैंने थोड़ा हाइट ज़्यादा ही बना दिया, चलो बन गया बन गया, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हमने अभी क्या देखा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देखा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। उसमें हमने देखा क्या कि इंडिया में क्या कास्ट कर रहे हैं, क्यूब, और वहाँ यूएस में क्या कास्ट कर रहे हैं, सिलेंडर। क्यूब का डायमेंशन क्या है, 150 ठीक है। इसका डायमेंशन क्या है, 150 तो इसका डाया है और इसका 300 इसका हाइट है, ठीक बात है, ठीक बात है। फिर इसको कास्ट करने के बाद 28 डेज तक क्यूर करने के लिए छोड़ा गया। उसके बाद यूटीएम में डाल दिए, लोड लगाए, वहाँ से आ गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बेंडिंग स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बेंडिंग स्ट्रेंथ है और शियर स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, 10% ऑफ क्या, ये वाला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, ऑफ एफ के लिख दूँ चलेगा, ठीक है। फिर ये बेंडिंग वाला कितना था, 15%, बेंडिंग में इतना स्ट्रेंथ होता है, बेंडिंग टेंशन में। शेयर में कितना होता है, 20%, ये देखो, ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बात हम समझ गए हैं और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जब हम आरसीसी बनाएंगे ना तो इसी कंक्रीट को यूज़ करेंगे रेजिस्ट करवाने के लिए अपना लोड को, है ना, कंप्रेशन में रेजिस्ट करने के लिए। आगे बढ़े तो देखिए, ये स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमने ये बात कर लिया। ओके, 3 दिन पे इतना इतना इतना, ये जो कर्व है ये हमने नहीं बात किया है अभी। तो देखिए ये कर्व क्या है आपको यहाँ समझना है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के अंदर। देखो जब क्यू ये मसाला बनता है ना, मतलब कंक्रीट बनता है ना, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ से आपका एक्चुअली में जो आरसीसी में यूज़ होगी ना बातें, वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये एक पॉइंट क्यों छोड़ें, ये वाला पॉइंट भी आपको मैं बता ही देता हूँ। ये स्ट्रेंथ टेस्टिंग जो था ना, ये समझ लो कि आज का लेक्चर जो है ये आरसीसी का लेक्चर है ही नहीं, ये कंक्रीट का लेक्चर हो गया,
ठीक है। ओके, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में देख लो भैया, ये बताना नहीं पड़ेगा फिर दोबारा, 5 मिनट और देख लो। देखो जो मैक्सिमम कोर्स, ये नहीं पॉइंट पूछा जाता है, आज तक कभी नहीं पूछा गया है। देखो जो मोल्ड होता है ना 150 mm का, उसमें हम क्या करते हैं, पहले 1/3 मसाला डाल दिए, मतलब कॉन्क्रीट डाल दिए। ओके, फिर इसको टैंप किया जाता है, कितना टाइम्स, 25 टाइम्स। देखो कहाँ है, 25 टाइम्स है ना। अगर 15 सेंटीमीटर का क्यूब है तो 35 टाइम्स, और 25 टाइम्स अगर 10 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब ये थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग है, इतना नहीं पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। आपसे यही पूछेंगे कि कितने टाइम स्टैम्प करते हैं, तो आपको बोल देना है 25, ऑप्शन में 25 रहेगा, ठीक है। तो देखो कितने लेयर में करता है ये पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कितने लेयर में। तो हम 1/3 अभी फिल किया था ना क्यूब को, ठीक है। ये हमारा मोल्ड था, इसको हमने 1/3 पहले फिल किया कंक्रीट से, फिर टैंप किया 25 टाइम्स, फिर 1/3 फिल किया, फिर वन पूरा भर दिया, ठीक है। तो 3 बार टैंपिंग करी गई, तो 3 लेयर में भरे उसको। साइज क्या है, 150 बाई 150 बाई 150, ठीक है। रेट ऑफ लोडिंग क्या है, मतलब इसको उठा के जब इसमें डाले ना, तो यहाँ से जो ये रेट ऑफ लोडिंग है, ये देखो क्या है, लोड जो लग रहा है ना वो 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट, मतलब हर मिनट 14 मेगा पास्कल का लोड बढ़ाया जा रहा है उस पर, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है आपसे। ओके, फिर देखो उसके बाद जो हमने इसको रखा था ना, जितने दिन के लिए, 28 डेज के लिए इसको रखा हुआ था हमने, तो हम उसको क्या कर रहे थे कि इतना टेम्परेचर पे रख रहे थे और इतनी ह्यूमिडिटी पे, कितना है 90% ह्यूमिडिटी और 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा गया था, ठीक है। ओके, उसके बाद पानी में डाल के छोड़ दिए थे 7 से 28 दिन तक, और 28 दिन पे ये टेस्टिंग हो रहा था, ये लोडिंग लगा के। लोडिंग का रेट क्या था, 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट, मतलब 14 मेगा पास्कल पर मिनट, ठीक है। और अगर क्यूब बना रहे थे अपन, तो क्यूब का जितना स्ट्रेंथ था वो 25% ज़्यादा स्ट्रेंथ था इन कंपैरिजन टू सिलेंडर, ठीक बात है। चलिए, ये बात आपको अगर समझ आ गई है, तो यहाँ देखो ये वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड क्या बात दिया गया है। ये दिया गया है कि अगर भैया आप, हमने जो अभी देखा था ना कि प्रोपोर्शनिंग, फिर बैचिंग, फिर मिक्सिंग, तो ये जो बैचिंग था ना, इसमें हम एक्चुअल निकाल रहे थे ना कि टोटल 500 केजी अगर हमें सीमेंट बनाना है तो कितना केजी सैंड, कितना केजी कोर्स एग्रीगेट, कितना केजी सीमेंट, है ना बात। तो ये जो 500 केजी है ना, यही समझो कि ये बात है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे हम केजी में कर रहे होते हैं, लेकिन वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैचिंग वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो यही बैचिंग की बात है कि टोटल जो कंक्रीट अगर आपने सिर्फ 1 to 5 मीटर क्यूब का बनाया है, तो आप कितना क्यूब्स निकालोगे टेस्टिंग करने के लिए। ये जो हमने ऊपर में टेस्टिंग किया ना स्ट्रेंथ का, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, इसके लिए क्या किया, क्यूब बनाया, फिर इसको इसमें डाल के टेस्ट किया, लोडिंग डाल के। क्या लोडिंग था, 14 मेगा पास्कल पर मिनट, है ना, ठीक है। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, और न्यूटन पर mm² को बोल देंगे मेगा पास्कल, ठीक है। तो हम हमेशा इसमें बात करेंगे अब आगे, 14 मेगा पास्कल पर मिनट। आगे देखो, अब हमें ये जानना है कि ये जो सैंपल हमने बनाया ना, ये सबसे पहले समझो ये सैंपल का क्या मीनिंग है। एक सैंपल में होता है 3 स्पेसिमेन। स्पेसमेन, स्पेसमेन मतलब क्या, एक क्यूब को एक स्पेसमेन बोलेंगे। तो एक सैंपल का मतलब हुआ 3 क्यूब, इस तरीके का 3 क्यूब, ठीक है। ये तुम्हारा एक सैंपल हुआ। ओके, तो अगर समझो कि तुम सिर्फ 1 से 5 मीटर क्यूब का कंक्रीट बना रहे हो, तो तुमको ये एक सैंपल निकालना है, मतलब 3 क्यूब बन जाए, इतना कंक्रीट निकाल के 3 क्यूब कास्ट करके रख दो साइड में, ठीक है। 6 से 15 मीटर क्यूब का काम कर रहे हो, तो कम से कम 2 सैंपल निकालो टेस्टिंग के लिए। उसी तरीके से 30-50, तो याद क्या रखना है, ऐसे 1 2 3 4 लिख दिया, 1 2 3 4, ठीक है। इधर क्या याद रखना, 5 15 30 50, बस इतना याद रख लो। और फिर ये ग्रेटर देन 50 हो गया, यहाँ +1 कर देना। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ओके, आजकल का ट्रेंड है, ये ज़्यादा पूछा जाने लगा है। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मतलब क्या हुआ, अगर आप 5 मीटर क्यूब तक का काम कर रहे हो तो एक सैंपल निकालो, एक सैंपल मतलब 3 स्पेसिमेन। 15 मीटर क्यूब तक का काम कर रहे हो तो 2 सैंपल निकालो, मतलब 6 क्यूब बनेगा। 30 में 3 निकालो, मतलब 9 क्यूब बनेगा। 50 में आप 4 निकालो, मतलब 4 3 से 12 क्यूब्स बन जाए। अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 50 हो जा रहा है, मान लो 100 हो जा रहा है, 100,
या 80 हो जा रहा है अभी, ठीक है। तो 50 तक के लिए तो 4 है, और उसके बाद हर 50 इंक्रीज के लिए +1 करेंगे। जैसे यहाँ अगर 120 होता तो क्या करते हैं, देखो अप टू 50 के लिए तो 4 था, फिर 50 ज़्यादा मतलब 100 तक के लिए +1, और फिर 100 से और ज़्यादा है ना 20, तो उसके लिए भी +1। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया। तो 120 के लिए 6 सैंपल बनेगा, मतलब 18 क्यूब कास्ट करे जाएंगे। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो, अब आगे जो ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कहानी आया ना, अभी तक हम स्ट्रेंथ निकाले। देखो अभी तक आज के क्लास में हमने क्या किया कि सिर्फ आरसीसी क्या है इसका एक इंट्रो लिया हमने। फिर आरसीसी में जो दो मटेरियल यूज होने हैं, कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट, इसमें कंक्रीट को कैसे बनाते हैं, इसका इंग्रेडिएंट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, फिर इसका स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, ये तीन चीज हमने देखा। ओके, अब कल से प्रॉपर आरसीसी की क्लास शुरू होगी, जिसमें इस कंक्रीट का एफसी के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखेंगे और पूरा स्टील का समझ बनाएंगे। ओके, तो मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखें और पढ़ते रहें। ओके, थोड़ा मौज मस्ती भी करो। चलो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।